हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप स्टूडेंट्स आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होंगी। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने खत्म किया था एटॉमिक फिजिक्स को, एटम और उससे रिलेटेड फिजिक्स, वेरियस मॉडल्स जितने भी उसमें प्रपोज किए गए थे वेरियस साइंटिस्ट के द्वारा। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूक्लियाई। यानी कि आपने देखा था कि एटम के सेंटर में, एटम के कोर में एक आपके पास स्मॉल स्पेस था। उस स्पेस में क्या होता है, उस स्पेस में कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं और कौन से वेरियस टाइप ऑफ इफेक्ट्स वहां से अराइज होते हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक न्यूक्लियस का, दैट इज एटॉमिक न्यूक्लियस। एटॉमिक न्यूक्लियस, तो एटॉमिक न्यूक्लियस में सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट्स, तो स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं आपके पास, कि यानी कि एटम जो है वो किन चीजों से मिलकर बना हुआ है वो देखना है आपने। तो ऑलरेडी हम ये पढ़ के आ चुके हैं स्टूडेंट्स कि 1911 में जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ, उसमें रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस जो था उसकी एग्जिस्टेंस प्रूव की। उन्होंने कहा कि एटम के कोर में एक आपके पास बहुत हैवी मास और हैवी चार्ज, हैवी मास भी कहेंगे और साथ में हैवी चार्ज भी, बहुत ज्यादा चार्ज और बहुत ज्यादा मास बहुत ही कम स्पेस में सिचुएटेड होता है, अरेंज्ड होता है। उस प्लेस को, उस जगह को हमने कहा न्यूक्लियस। अब जानते हैं स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड ने प्लानिटरी मॉडल प्रपोज किया था और उन्होंने कहा था कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, लाइक दिस। प्लैनेट्स जिस तरीके से रिवॉल्व करते हैं किसके चारों ओर, सन के चारों ओर। देन स्टूडेंट्स, यहीं से हमें एक और चीज का पता चला था कि जो साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है, साइज ऑफ न्यूक्लियस, तो ये लगभग 10⁻⁻14 से 10⁻⁻15 मीटर के आसपास होता है। एंड स्टूडेंट्स, साइज ऑफ एटम जो होता है ये भी उन्होंने प्रपोज कर दिया था। एटम का साइज लगभग 10⁻10 मीटर होता है। इसे हम कहते थे 1 फर्मी और इसे हम कहते थे 1 एंगस्ट्रॉम। इसे हम कहते थे 1 एंगस्ट्रॉम। आप जानते हैं कि सारा का सारा मास जो होता है वो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो मोस्ट ऑफ द स्पेस जो इसके चारों ओर होता है वो कैसा होता है, मोस्ट ऑफ द स्पेस आपके पास होता है एम्प्टी। आप ये भी जानते हो कि मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी होता है। चाहे आप मास की बात कर लीजिए, चाहे आप चार्ज की बात कर लीजिए, सारा मास और चार्ज एक ही बहुत छोटी सी जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है। अब स्टूडेंट्स, बहुत लेटर स्टेजेस की बात है, पहले ये पता नहीं था कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन भी होता है। तो आप ये तो ऑलरेडी जानते हो कि न्यूक्लियस के अंदर आपके पास प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। लेकिन इसके अलावा क्या स्टूडेंट्स, इसके अलावा क्या? तो देखिए, जब रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी हुई, रेडियो एक्टिविटी, तो स्टूडेंट्स रेडियो एक्टिविटी के थ्रू हमें यह भी पता चला कि एक न्यूक्लियस के अंदर अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रे जो होती है वो एमिट होती है, उसके अंदर से इनका एमिशन होता है स्टूडेंट्स, एमिशन होता है। इनका जो एमिशन है वो कहां से है, वो न्यूक्लियर ओरिजिन का है, न्यूक्लियर ओरिजिन का है इनका जो एमिशन है। देन स्टूडेंट्स, हालांकि गामा रेज जो होती हैं स्टूडेंट्स वो न्यूक्लियाई का कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं होती, उसे आप ये नहीं कह सकते कि गामा रे जो होती है वो न्यूक्लियाई का कॉन्स्टिट्यूएंट होती है। बट जब एक न्यूक्लियस जो होता है वो ग्राउंड स्टेट में वापस आता है तो गामा रे को एमिट करता है। इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा, डोंट वरी। देन स्टूडेंट्स, जब आपके पास आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी होती है तो उसमें यह पता चलता है कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स
या आप कह लीजिए प्रोटॉन्स, या आप कह लीजिए न्यूट्रॉन्स, देन पॉजिट्रॉन्स, ये बहुत सारी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। या फिर एक और भी कह सकते हैं बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन को आप कह सकते हो। ये भी आपके पास किसी ना किसी तरीके से न्यूक्लियस के कॉन्स्टिट्यूएंट बन जाते हैं। और फाइनली जब कॉस्मिक रेज की डिस्कवरी होती है, कॉस्मिक रेज के बारे में हालांकि आज तक पता नहीं चल पाया कि कॉस्मिक रेज आती कहां से। जब कॉस्मिक रेज जो होती हैं आपके पास, उनके बारे में पता किया गया, तो एक और फंडामेंटल पार्टिकल यहां पर निकल के आया। उस फंडामेंटल पार्टिकल को हम कहते हैं मिजॉन। हालांकि मिजॉन की कोई एक फॉर्म नहीं है, मिजॉन की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, तो उनमें से एक फॉर्म आपके पास यहां पर न्यूक्लियस के अंदर भी एग्जिस्ट होती है। तो ये था कॉन्स्टिट्यूएंट, किन चीजों से मिलकर बना है न्यूक्लियस। देन स्टूडेंट्स लेट अस टॉक अबाउट द मेन कॉम्पोजिशन। मेन कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस स्टूडेंट्स देखिए, कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस पहले बहुत ही गलत रिकॉर्ड की जाती थी। साइंटिस्ट ये मान के चलते थे, अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो कंसीडर ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं। तो कई बार जब न्यूक्लियस रप्चर होता था, यानी कि न्यूक्लियस जब ब्रेक डाउन होता था, स्टूडेंट्स न्यूक्लियस ब्रेक डाउन क्यों होता है ये भी हम पढ़ेंगे। तो जब न्यूक्लियस ब्रेकडाउन होता था तो स्टूडेंट्स अंदर से स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते थे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते थे। इसको बीटा एमिशन बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो इस टाइम पे इन्हें क्या समझा जाता था, यहां पर पहले यह समझा जाता था कि न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपके पास होते हैं प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। अब स्टूडेंट्स उससे हुआ क्या, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अंदर से यहां पर निकल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि सभी लोग यही समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ये तो हाइजेनबर्ग थे, उन्होंने ये प्रूव करके बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी कैलकुलेट की थी वहां पर। तो स्टूडेंट्स लगभग 1932 में जब जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी की स्टूडेंट्स, उसके बाद हमें यह पता चला कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं एक तो प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं एक प्रोटॉन्स और दूसरे आपके पास होते हैं न्यूट्रॉन्स। एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। स्टूडेंट्स प्रोटॉन जो होता है ये एक फंडामेंटल पार्टिकल है आपके पास। हालांकि +2 क्लास तक हम ये सब मान के चलते हैं, केवल 12th क्लास तक ये मान के चलते हैं कि फंडामेंटल है। प्रोटॉन फर्दर और चीजों से मिलकर बने होते हैं, तो ये फंडामेंटल पार्टिकल है न्यूक्लियस के। और स्टूडेंट्स इसके ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका स्टूडेंट्स जो रेस्ट मास होता है, रेस्ट मास इसका कितना होता है, रेस्ट मास होता है 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और स्टूडेंट्स ये लगभग 1837 टाइम्स हैवी होता है, हैवी देन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में ये इतना भारी होता है स्टूडेंट्स। इसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, तो इसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम आपके पास होता है 1/2, स्पिन एंगुलर मोमेंटम 1/2 होता है। और इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट भी होती है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट भी इसकी कुछ ना कुछ होती है, ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। हालांकि ये इलेक्ट्रॉन से लेस देन इलेक्ट्रॉन होती है, ये ध्यान रखिएगा। देन स्टूडेंट्स न्यूट्रॉन्स जो होते हैं आपके पास, ये होते हैं चार्जलेस पार्टिकल्स। चार्जलेस पार्टिकल्स, ऐसे पार्टिकल्स जिनके ऊपर चार्ज नहीं होता है स्टूडेंट्स, चार्जलेस पार्टिकल्स। इनका जो मास होता है स्टूडेंट्स, इट इज स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का होता है 1.6726, इनका होता है 1.6748 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और स्टूडेंट्स
इनका स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ये लगभग बराबर होता है जितना प्रोटॉन का होता है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम इट इज कंपैरेटिवली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन, जितना प्रोटॉन का होता है। हालांकि स्टूडेंट्स बहुत खास बात है यहां पर कि हालांकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन स्टिल इनकी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होती है। यहां पर लिख सकते हैं आप स्मॉल मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। स्मॉल मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। तो ये दो पार्टिकल्स के बारे में आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा स्टूडेंट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट, उसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज की बात कर लेते हैं यहां पर। तो देखिए, बार बार मैं एक वर्ड यूज करूंगा, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स, तो स्टूडेंट्स न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं आपके पास? न्यूक्लियॉन्स होते हैं आपके पास जो प्रोटॉन्स, आपके पास जो प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, उनको साथ में मिलके हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही कहां पर एग्जिस्ट करते हैं? न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करते हैं। जब ये न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करते हैं इसीलिए इनको कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट है आपके पास एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स? ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है किसी में, इसको कहते हैं एटॉमिक नंबर स्टूडेंट्स। इसको जनरली डिनोट करते हैं हम जी से। और अगर स्टूडेंट्स आपके पास एक न्यूट्रल एटम है, एक न्यूट्रल एटम की जब हम बात करते हैं तो न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ये ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो जब भी मैं वर्ड यूज करूंगा एटॉमिक नंबर, आई होप आप समझ जाएंगे। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट है आपके पास एटॉमिक मास। ये वर्ड मैं बार बार यूज करता रहूंगा, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जो होता है स्टूडेंट्स, ये आपके पास किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है आपके पास? प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड द मास नंबर। और स्टूडेंट्स इट इज डिनोटेड बाय ए, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। कैपिटल ए से इसको डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स हम। जब भी हम बात करते हैं स्टूडेंट्स एक न्यूट्रल एटम की, फॉर न्यूट्रल एटम, मैं यहां लिख रहा हूं फॉर न्यूट्रल एटम, केवल न्यूट्रल एटम की बात कर रहा हूं। तो न्यूट्रल एटम में स्टूडेंट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये इक्वल होते हैं जी के। स्टूडेंट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इक्वल होते हैं जी के। देन स्टूडेंट्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, चलिए न्यूट्रॉन्स का मैं यहां पर कॉलम खाली रख रहा हूं। अभी यहां पर लिख रहा हूं मैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स किसके इक्वल होते हैं? ये इक्वल होता है ए के। तो स्टूडेंट्स न्यूक्लियॉन्स ए में से अगर मैं प्रोटॉन्स को माइनस कर दूं, न्यूक्लियॉन्स में से अगर मैं प्रोटॉन्स को माइनस कर दूं तो मुझे न्यूट्रॉन्स ही मिलेंगे ना यहां पर। तो ये है आपके पास, इस तरीके से आप न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करते हो। ये मैंने बात की है केवल एटॉमिक मास की बात की है केवल और केवल न्यूट्रल एटम्स के लिए। देन स्टूडेंट्स कई बार मैं वर्ड यूज करूंगा न्यूक्लियर मास। न्यूक्लियर मास, तो न्यूक्लियर मास क्या होता है स्टूडेंट्स? टोटल मास ऑफ दोनों चीजों का मास, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। टोटल मास कितना है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का,
न्यूक्लियस में प्रेजेंट, उसको आप कहते हैं न्यूक्लियर मास। देन स्टूडेंट्स एक और टर्म मैं यूज करूंगा, न्यूक्लियाइड। तो न्यूक्लियाइड क्या होता है स्टूडेंट्स? जब एक एटम के बारे में हम बात करते हैं, जब एक हम एटम किसी पर्टिकुलर रेफरेंस में बात करते हैं, फॉर एग्जांपल कंसीडर हम बात कर रहे हैं कि मैंने सोडियम एटम की बात करनी है, तो उस वक्त मैं सोडियम न्यूक्लियाइड की बात करता हूं, सोडियम के न्यूक्लियस की बात करनी है स्टूडेंट्स आपको, तो उस वक्त मैं सोडियम का न्यूक्लियस नहीं करूंगा, आई विल से सोडियम न्यूक्लियाइड। तो ध्यान रखिएगा इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स से, यहां पर लिखा जाता है जी और यहां पर लिखा जाता है स्टूडेंट्स ए। एक्स क्या है सबसे पहले आपके पास, ये है आपके पास किसी भी एलिमेंट का केमिकल सिंबल, केमिकल सिंबल ऑफ एलिमेंट। एंड स्टूडेंट्स व्हाट इज ए? ए आप जानते हैं ये इक्वल है आपके पास मास नंबर के, इसको आप मास नंबर भी कह सकते हैं। और देन स्टूडेंट्स ए जी क्या है आपके पास, ये है आपके पास एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ये इक्वल होता है एटॉमिक नंबर के। एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट्स जैसे आप मान लीजिए गोल्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो गोल्ड एटॉमिक नंबर जिसका 79 और मास नंबर 197 होता है। या स्टूडेंट्स किसी और की बात कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यू आर टॉकिंग अबाउट यूरेनियम 92 238। जैसे स्टूडेंट्स इसकी बात कर रहा हूं मैं, तो यहां पर जब मैं इस तरीके से इसको लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि 197 क्या है इसमें, यह है न्यूक्लियॉन्स, 197 न्यूक्लियॉन्स, जिसमें से 79 क्या है आपके पास, 79 है आपके पास प्रोटॉन्स। और प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स लगभग बराबर होंगे, आप जानते हैं क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट्स न्यूट्रॉन्स किसके इक्वल होंगे, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसके पास होंगे, वो अगर आपको कैलकुलेट करना है तो 197 में से आप 79 को आप माइनस कर ले, तो ये आ जाता है आपके पास 118। ये क्या है आपके पास, ये है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये भी समझ आ गया। देन स्टूडेंट्स कुछ और यहाँ पर चीजें हैं इसके साथ एसोसिएटेड, जैसे स्टूडेंट्स मैं बात करता हूं आइसोटोप्स की, कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स क्या होते हैं आइसोटोप, आई होप आप जानते हो, ट्राई करिए। तो आइसोटोप्स की डेफिनेशन आप लिखते हैं कि दीज आर atoms of the same nuclei, atoms of the same element, सेम एलिमेंट के एटम्स है ये, हैविंग, इनमें खास बात क्या है स्टूडेंट्स, हैविंग सेम जी, देखिए इनमें एटॉमिक नंबर सेम होता है बट डिफरेंट ए, डिफरेंट ए। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए जब आप आइसोटोप्स की बात करते हैं, जैसे मैंने स्टूडेंट्स यहां पर 3 आइसोटोप लिखे हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, एक का नाम होता है आपके पास प्रोटियम, एक का नाम होता है आपके पास ड्यूटेरियम और एक का नाम आपके पास होता है ट्रेटियम। तो स्टूडेंट्स देखिए इन सबका एटॉमिक नंबर सेम होगा, जैसे 1 1 1, और एटॉमिक मास डिफरेंट होगा, जैसे यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3। स्टूडेंट्स आप चेक कर सकते हैं इनका एटॉमिक मास क्या होगा, स्टूडेंट्स एटॉमिक मास क्या होगा इनका, एटॉमिक मास होगा डिफरेंट, एटॉमिक मास होगा डिफरेंट। देन स्टूडेंट्स इनका एटॉमिक नंबर क्या होगा सबका, आप कहेंगे एटॉमिक नंबर तो सबका सेम ही है 1, एटॉमिक नंबर क्या होगा, इन सबका एटॉमिक नंबर होगा सेम। देन तो किस चीज में डिफर होंगे स्टूडेंट्स, अगर एटॉमिक नंबर सेम है इसका मतलब इनमें प्रोटॉन्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, प्रोटॉन्स तो बराबर होंगे इनमें, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इनमें क्या होंगे स्टूडेंट्स, बराबर होंगे। बट स्टूडेंट्स आइसोटोप्स डिफर किस चीज की वजह से होंगे, ये डिफर होंगे बिकॉज ऑफ डिफरेंट न्यूट्रॉन्स, डिफरेंट न्यूट्रॉन्स की वजह से, डिफरेंट न्यूट्रॉन्स होने की वजह से इनका मास जो होता है स्टूडेंट्स वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल स्टूडेंट्स तीनों की बात करते हैं,
सबसे पहले प्रोटियम, देन ड्यूटेरियम एंड देन ट्रिटियम। तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो प्रोटियम में देखिए एटॉमिक नंबर कितना है 1, यानी कि प्रोटॉन होगा 1, यानी कि देखिए इसका मास नंबर कितना है, मास नंबर भी है आपके पास 1। तो मास नंबर आप कह सकते हो अगर 1 है तो न्यूट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन होंगे 0, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन होगा 1। देन स्टूडेंट्स यहाँ पर एटॉमिक नंबर तो 1 है, यहाँ पर देखिए प्रोटॉन भी कितना है, प्रोटॉन भी 1 है। स्टूडेंट्स यहाँ पर न्यूट्रॉन भी 1 है एज वेल एज इलेक्ट्रॉन भी 1 है। देन जब आप इसकी बात करते हो तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर 1 है, प्रोटॉन भी 1 है। अब न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, a माइनस जी, 3 माइनस 1 यानी कि 2। अब आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन तो इसमें 1 ही होगा क्योंकि इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल है, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके पास होंगे। तो आई होप आपको ये समझ आ गया कि आइसोटोप क्या होते हैं स्टूडेंट्स। अब आइसोटोप में क्या होता है स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए मैंने लिथियम की बात की, जैसे इसका ये है और एक ये है स्टूडेंट्स, लिथियम के 2 आइसोटोप है। सिमिलरली क्लोरीन के भी 2 आइसोटोप है स्टूडेंट्स, एक क्लोरीन का आइसोटोप है आपके पास 17, एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर 35, और एक आपके पास है एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर 37। अब स्टूडेंट्स डिफरेंट डिफरेंट एटम्स का तो डिफरेंट डिफरेंट मास है, तो फिर हम क्लोरीन का मास क्या लेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स जब आपके पास क्लोरीन होगा तो क्लोरीन का मास किस तरीके से लिया जाएगा, क्या उसका मास में जहां पर आएगा वो 35 लिखूंगा या 37 लिखूंगा स्टूडेंट्स। तो देखिए इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व किया जाता है, जो स्टूडेंट्स एक नेचुरल क्लोराइड आयन होता है, तो क्लोराइड आयन जो बनते हैं वो देखिए 2 उससे बनते हैं, एक क्लोरीन आपके पास होता है 1735। अब इस क्लोराइड आयन में लगभग 75% जो होता है यही वाला क्लोराइड आयन है, लेकिन लगभग 25% क्लोराइड आयन जो होता है एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे पता चलता है कि वो कौन सा है, 37 वाला है। तो अगर स्टूडेंट्स आपको एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना होगा, एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना होगा, तो वो किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, ये इक्वल होता है आपके पास, आप कैलकुलेट कर लीजिए, आप लिख लीजिए यहां पर मास ऑफ एटम इनटू परसेंटेज, जितनी परसेंटेज में वो मिलता है, प्लस मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट इनटू जितनी परसेंटेज में वो मिलता है, डिवाइडेड बाय टोटल मास, दैट इज 75 प्लस 25%। तो कितना बन जाता है स्टूडेंट्स, अगर इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आपके पास आ जाता है 3550 बाय 100, यानी कि आ जाता है 35.50 ग्राम। तो स्टूडेंट्स एवरेज एटॉमिक मास जो आपके पास होता है वो कितना होता है, ये होता है 35.50 ग्राम। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। इस तरीके से आपने एवरेज एटॉमिक मास निकालना है स्टूडेंट्स। कैसे निकालना है, आप लिखेंगे N1 इंटू A1 प्लस N2 इंटू A2 बाय N1 प्लस N2। इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे एवरेज एटॉमिक मास। जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स 2 ही हो, इसको 3 के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं। एवरेज एटॉमिक मास तो किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, देखिए यहां पर N1 और N2 क्या है, N1 है आपके पास परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, जो आइसोटोप पहला है वो कितनी परसेंटेज में मिल रहा है आपके पास, परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, एंड N2 आपके पास होता है परसेंटेज ऑफ सेकेंड आइसोटोप, सेकेंड आइसोटोप। तो स्टूडेंट्स एवरेज एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है, एवरेज एटॉमिक मास आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, आप जानते हैं N1 A1 और A2 क्या था स्टूडेंट्स, A1 था आपके पास मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप एंड A2 किसके इक्वल था स्टूडेंट्स, A2 था मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप, सेकेंड आइसोटोप।
तो एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला इस तरीके से आप एक्सटेंड कर सकते हैं, N1A1, N2A2, N3A3 एंड सो ऑन लाइक दिस। डिनोमिनेटर में आपके पास बन जाएगा N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस सो ऑन लाइक दिस। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये समझ आया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चीज की ओर। आइसोटोप के बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास आइसोबार्स। आइसोबार्स, आइसोबार्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? देखिए, ये डिफरेंट एटम्स होते हैं। दीज आर एटम्स, ये भी एटम्स ही है, हैविंग सेम मास नंबर। देखिए मास नंबर सेम है, हैविंग सेम मास नंबर but different atomic number, but different atomic number। मास नंबर देखिए क्या है, हैविंग सेम मास नंबर बट एटॉमिक नंबर कैसा है स्टूडेंट्स? वो डिफरेंट है, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, दे आर कॉल्ड आइसोबार्स। तो स्टूडेंट्स इनमें है क्या आपके पास? इनमें जो देखिए एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होगा स्टूडेंट्स? एटॉमिक नंबर ऑब्वियसली क्या होगा? डिफरेंट होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये दीज आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। सिमिलरली स्टूडेंट्स इनमें प्रोटॉन्स जो होंगे, प्रोटॉन्स ये भी डिफरेंट होंगे। इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इनमें, अगर प्रोटॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे? ये भी डिफरेंट होंगे स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इनमें क्या चीज सेम होगी? तो मैं कहूंगा इनमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स सेम होंगे सब में। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं उस सब में क्या होंगे? उस सब में सेम होंगे। लेट मी गिव एन एग्जांपल स्टूडेंट्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपके पास हाइड्रोजन की बात करते हैं हम, तो ट्रिटियम होता है 1 3 और हीलियम न्यूक्लियाई होता है आपके पास 2 3। अगर हम यहां पर बात करें, देखिए इसमें प्रोटॉन्स, इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं? तो न्यूट्रॉन्स आपके पास होंगे 3 - 1 2, न्यूट्रॉन्स होंगे 2। और यहां पर न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 1 स्टूडेंट्स। देन प्रोटॉन यहां पर कितने होंगे? यहां पर 1 होगा तो इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। यहां पर स्टूडेंट्स प्रोटॉन अगर 2 है तो इलेक्ट्रॉन भी 2 ही होंगे। सो इस तरीके से आप इसको ध्यान में रखते हुए कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप चेक कर सकते हो स्टूडेंट्स, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट है, प्रोटॉन्स डिफरेंट है, न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है, न्यूट्रॉन्स भी क्या है? न्यूट्रॉन्स भी है डिफरेंट। ध्यान रखो, केवल एक चीज सेम है। क्या सेम है स्टूडेंट्स? सेम है आपके पास एटॉमिक नंबर, सॉरी मास नंबर सेम है। मास नंबर सबका क्या है? सेम, यानी कि जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, जैसे इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स देखिए स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पहले केस में, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इस केस में कितने हैं स्टूडेंट्स? 2 + 1 3। यहां पर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स देखिए कितने हैं? तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ये भी है 3। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स दोनों में क्या होंगे? सेम होंगे स्टूडेंट्स, आइसोबार्स में। देन नेक्स्ट टॉपिक, एक और टॉपिक आपके पास है। इस टॉपिक का नाम होता है आइसोटोन्स। क्या होते हैं स्टूडेंट्स आइसोटोन्स? सो आप लिख सकते हैं कि आइसोटोन्स आपके पास होते हैं, दीज आर न्यूक्लियाइड्स। इनमें क्या होता है स्टूडेंट्स? दे आर हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इनमें न्यूट्रॉन्स जो होते हैं स्टूडेंट्स वो सेम नंबर होता है, उनका सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। उनको आप क्या कहते हैं? आइसोटोन्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट्स देखिए, अगर मैं लिखूं यहाँ पर कि क्लोरीन, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 एंड 37, और पोटेशियम आपके पास है जिसका एटॉमिक नंबर 19 है और मास नंबर आपके पास 39 होता है। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन 17 है, प्रोटॉन भी 17 होंगे। अगर मैं न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने को जाता हूं तो वो होंगे 20, 37 - 17। इन द सिमिलर मैनर स्टूडेंट्स, यहां पर इलेक्ट्रॉन तो 19 है, यहां पर प्रोटॉन कितने हैं?
प्रोटॉन भी आपके पास होंगे 19, लेकिन स्टूडेंट्स न्यूट्रॉन कितने होंगे 39 माइनस 90 दैट इज 20। तो इसका मतलब इनमें क्या होता है, इनमें n या a माइनस जेड जो होता है स्टूडेंट्स वो क्या रहता है, वो रहता है आपके पास सेम। a माइनस जेड क्या रहता है इनमें, इनमें ध्यान रखना न्यूट्रॉन यानी कि a माइनस जेड सेम रहता है। एक और एग्जांपल है स्टूडेंट, जैसे आप जानते होंगे मर्क्यूरी, मर्क्यूरी एटॉमिक नंबर 80 और मास नंबर 198, और आपके पास है एक प्लूटोनियम, तो इसका एटॉमिक नंबर आपके पास होता है जनरली, या चलिए आप गोल्ड से कंपेयर कर लीजिए, मुझे अभी इसका एटॉमिक नंबर याद नहीं है, आप गोल्ड से कंपेयर कर लीजिए। चलिए गोल्ड का एटॉमिक नंबर आपके पास होता है AU, तो गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 होता है आई थिंक, और मास नंबर इसमें अभी मैंने लिखा था 197 होता है आई थिंक। तो यहाँ पर प्रोटॉन्स आपके पास होंगे 80, न्यूट्रॉन्स भी आपके पास होंगे 80, प्रोटॉन्स आपके पास होंगे 80, देन इलेक्ट्रॉन्स भी आपके पास होंगे 80। न्यूट्रॉन्स कितने होंगे स्टूडेंट्स, न्यूट्रॉन्स होंगे 198 माइनस 80, जब आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा 118। सिमिलरली यहाँ प्रोटॉन्स होंगे 79, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे 79, और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, न्यूट्रॉन्स आपके पास होंगे 197 माइनस 79, यानी कि यहाँ पर भी न्यूट्रॉन्स आपके पास होंगे 180। आई होप आपको ये भी समझ आ गया आइसोटोन्स। देन स्टूडेंट्स इसमें लास्ट कंसेप्ट जो रहता है वो हमारे पास रहता है आइसोमर्स का। व्हाट आर आइसोमर्स, आइसोमर्स, तो आइसोमर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये भी आपके पास न्यूक्लियाई होते हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज जो होती है, देखिए जैसे मान लीजिए दीज आर आइसोमर्स क्या होते हैं, दीज आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। अगर सेम एलिमेंट के एटम्स है स्टूडेंट्स तो क्या होगा, देखिए यहां पर एटॉमिक नंबर सेम हो जाएगा। दीज आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स जिनमें Z सेम है, या आप कह सकते हैं मास भी सेम है, मास नंबर भी सेम है, यहां पर मैंने लिख दिया सेम मास, बट स्टूडेंट्स दे एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, दे एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, इफ दे एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, इनकी एनर्जी डिफरेंट हो, एनर्जी क्या होगी स्टूडेंट्स इनकी, दे विल डिफर इन एनर्जी, किसी की ज्यादा एनर्जी होगी तो किसी की कम होगी। देखिए जैसे आप जानते हैं यहां पर एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई है और इसके चारों ओर ये इस तरीके से है आपके पास, इस तरीके से है आपके पास, तो कंसीडर यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ की ओर होगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, लेकिन स्टूडेंट्स जब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी दे देंगे, स्टूडेंट्स बाहर से एनर्जी दे देंगे, तो ये एक्साइट होके मान लीजिए यहाँ पर चला जाता है, यहाँ पर इसकी एक्साइटेड स्टेट एनर्जी होगी, यहाँ पर इसकी होगी हाई एनर्जी। क्या स्टूडेंट्स इसका मास बढ़ गया है यहाँ पर आके, आपका आंसर होगा नो, मास नहीं बढ़ा है। क्या इसके न्यूट्रॉन्स बढ़ गए हैं, क्या इसका एटॉमिक नंबर बढ़ गया है, देखिए इलेक्ट्रॉन वही है अभी भी, तो यहां पर कुछ भी नहीं बढ़ा है, ये एटम सेम ही है, लेकिन स्टूडेंट्स क्या है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो थोड़े हायर एनर्जी स्टेट में जा चुके हैं, तो जब ये हायर एनर्जी स्टेट में चले गए हैं तो इसका मतलब क्या है, इनकी एनर्जी डिफरेंट हो गई है कंपेयर टू दैट ऑफ द ग्राउंड न्यूक्लियाई। तो उसी तरीके से ऐसे एटम्स जिनकी एनर्जी डिफरेंट होती है, एनर्जी डिफरेंट क्यों होती है, एनर्जी डिफरेंट होती है इसलिए क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट्स में लाई करते हैं, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी डिफरेंट होगी। बाकी सारी चीजें जितनी भी चीजें होती है स्टूडेंट्स वो सारी की सारी आपके पास क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। तो आई होप आपको आइसोमर्स भी समझ आ गए होंगे स्टूडेंट्स। नाउ अब हम चलते हैं धीरे धीरे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की और नेक्स्ट टॉपिक का नाम है एटॉमिक मास, एटॉमिक मासेस। स्टूडेंट्स जब मैंने आपको ऐसा यूनिट्स करवाई थी तो मैंने उसमें एक बात करवाई थी
कि जो यूनिट होनी चाहिए आपके पास, जब आप यूनिट सिस्टम चूज करते हैं तो जो यूनिट होनी चाहिए आपके पास वो कन्वीनियंट होनी चाहिए। जैसे स्टूडेंट्स मान लीजिए आप दो सिटीज के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं। कंसीडर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं लखनऊ और चंडीगढ़ के बीच का डिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स लखनऊ और चंडीगढ़ के बीच का डिस्टेंस कंसीडर वी आर सेइंग, हाइपोथेटिकली वी आर सेइंग दैट इट इज अप्रोक्सीमेटली 800 किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स यहां पर मैं इसको सेंटीमीटर्स में भी तो लिख सकता हूं। आप जानते हैं ये बन जाएगा 800 मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको 10⁻³ और फिर सेंटीमीटर में 10⁻² से कर लूंगा। तो ये इस डिस्टेंस को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 8 इंटू 10⁻7 सेंटीमीटर। लेकिन स्टूडेंट्स आप ऐसे लिखते नहीं है। क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि ये कन्वीनियंट वे नहीं है। उसी तरीके से स्टूडेंट जब आप माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात करते हैं तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में किलोग्राम जो होती है, किलोग्राम ये आपके पास होती है एक बहुत बड़ी यूनिट, इट इज अ बिग यूनिट। ये एक बड़ी यूनिट है स्टूडेंट्स। आपको मेजर करने के लिए चाहिए एक छोटी सी यूनिट। तो यहां पर एक यूनिट निकल के आती है जिसका नाम होता है आपके पास एटॉमिक मास यूनिट, एएमयू। एटॉमिक मास यूनिट केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। एटॉमिक मास यूनिट स्टूडेंट्स किसके इक्वल था? इसे एएमयू के नाम से भी जाना जाता है। तो वन एटॉमिक मास यूनिट, वन एटॉमिक मास यूनिट, वन एटॉमिक मास यूनिट आपके पास इक्वल होती है 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। देखिए कार्बन 12 आपके पास, यानी कि कार्बन 12 आप ऐसे लिख सकते हैं कार्बन 12, इसका एक आइसोटोप होता है 6 एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर 12। ये जो आपके पास कार्बन 12 आइसोटोप होता है इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट होंगे स्टूडेंट्स। उनमें से अगर हम एक एटम का मास देखें और उस एटम के मास को हम फिर से 1/12 से डिवाइड कर दें तो वो आपको क्या देगा स्टूडेंट्स? वो देगा आपको एटॉमिक मास यूनिट। ध्यान रखिएगा। तो एटॉमिक मास यूनिट को अगर मैं एएमयू लिख लिया करूंगा स्टूडेंट्स, या फिर मैं कई बार सिर्फ यू लिखा करूंगा, यू का मतलब यूनिफाइड मास होता है। तो ये किसके इक्वल होगा? 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। तो स्टूडेंट्स व्हाट इज द मास ऑफ वन कार्बन एटम? ये कैलकुलेट करना है मुझे, मास ऑफ वन कार्बन एटम। तो देखिए स्टूडेंट्स आप जानते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 इतने एटम्स का जो मास बनेगा ना स्टूडेंट्स, वो बनेगा आपके पास 12 ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल। केमिस्ट्री मोल कॉन्सेप्ट। तो यहां से आप वन एटम का मास कैलकुलेट कर सकते हो स्टूडेंट्स। वन एटम का मास आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। इसको यहां पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो वन एटॉमिक मास यूनिट ये इक्वल हो जाता है 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। तो कार्बन के एक एटम का मास आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, इंटू 10⁻23। 12 से 12 कैंसिल, तो ये बन जाता है आपके पास 1/6.022 इंटू 10⁻23। जब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो इसकी वैल्यू आ जाती है 1.6605 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो स्टूडेंट्स इसे आप अब डायरेक्ट याद रख सकते हैं दैट वन एटॉमिक मास यूनिट, वन एएमयू की वैल्यू जो आपके पास होती है वो होती है 1.6605 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। यह है वन एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू जो आपको डायरेक्ट याद रखनी है। स्टूडेंट्स इसमें एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, हालांकि उसको मैं साथ में ही सॉल्व भी करवा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें। स्टूडेंट्स आपको दिया है यहां पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड हाइड्रोजन। आपको इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मासेस में लगाना है। तो चलिए ट्राई करिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में इनको अरेंज करना है। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो इक्वल होता है 9.11 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम के।
एटॉमिक मास में आप याद रख सकते हैं 0.00055 AMU। देन जब आप प्रोटॉन की बात करते हो तो प्रोटॉन का मास होता है 1.0073 AMU, और अगर आपने किलोग्राम की फॉर्म में बोलना है तो आप जानते हैं 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। देन स्टूडेंट्स मास ऑफ न्यूट्रॉन्स की जब बात करते हैं तो ये इक्वल होता है आपके पास 1.0086 एटॉमिक मास यूनिट, और जिसको आप लिख सकते हैं 1.6748 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। स्टूडेंट्स जब आप हाइड्रोजन की बात करते हो तो हाइड्रोजन कैसे बनता है? आपके पास हाइड्रोजन बनता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से। तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा स्टूडेंट्स? मास ऑफ प्रोटॉन था आपके पास 1.0073 प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था 0.00055 AMU। तो स्टूडेंट्स जब दोनों को ऐड करेंगे आप तो बन जाएगा 1.0078 AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो करेक्ट ऑर्डर जो आपके पास हुआ स्टूडेंट्स, वो करेक्ट ऑर्डर क्या हुआ? आप कहेंगे सबसे छोटा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके बाद है स्टूडेंट्स मास ऑफ प्रोटॉन, फिर है स्टूडेंट्स मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। यू कैन चेक कि हाइड्रोजन एटम का मास न्यूट्रॉन से भी छोटा है, और फिर आपके पास आता है मास ऑफ न्यूट्रॉन। आई होप आपने ये क्वेश्चन ट्राई किया होगा और आपका एक आंसर जो होगा वो सही होगा स्टूडेंट्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब जिस तरीके से मास की मैंने बात कर ली, मास स्मॉल है, उस तरीके से एनर्जी भी मैं यहाँ पर स्मॉल यूज करूंगा, मैं जूल का यूज नहीं करूंगा। तो इस एनर्जी के लिए मैंने स्टूडेंट्स आप लोगों को कहा था कि मैं यूज करता हूं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन मैंने कहा था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने डिफाइन किया था वहां पर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है इट इज द काइनेटिक एनर्जी gained by electrons by accelerating through a potential difference of 1 volt, by accelerating through a potential difference of 1 volt. Kinetic energy gained by the electrons by accelerating through a potential difference of 1 volt. तो स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए यहां पर 10 वोल्ट है और यहां पर 9 वोल्ट है, तो इनके बीच में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर मैंने यहां पर इलेक्ट्रॉन को रख दिया तो वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर मूव करना स्टार्ट कर देगा। देखिए अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है स्टूडेंट्स तो यहाँ पर हाई पोटेंशियल है, यहाँ पर लो पोटेंशियल है, तो ये यहाँ की ओर मूव करना स्टार्ट कर देगा। उस वक्त जो है काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा उसको हम कहते थे, तो कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी? ये होगी पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। पोटेंशियल होगा स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 वोल्ट और चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो स्टूडेंट्स कितनी एनर्जी है यहाँ पर? एनर्जी है आपके पास 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ वोल्ट कूलम। तो देखिए 1 जूल, इसको आप 1 जूल एनर्जी कहते हैं। तो 1 जूल नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसी को आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास हो जाता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपके पास हो जाता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। कई बार स्टूडेंट्स हम इससे थोड़ी हायर वैल्यूज यूज करते हैं, थोड़ी बड़ी वैल्यूज को यूज करते हैं, तो उस वक्त हम कहेंगे 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है? 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। मेगा मतलब 10⁻6। देन स्टूडेंट्स लेट अस कैलकुलेट, उसके बाद हम कैलकुलेट कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि कितनी एनर्जी रिलीज होती है, ये मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं कि कितनी एनर्जी रिलीज होती है किससे, जब हम बात करते हैं एक एटॉमिक मास यूनिट की। चलिए देख लेते हैं एनर्जी रिलीज्ड इन 1 एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि रिलेशन बिटवीन
रिलेशन बिटवीन एटॉमिक मास यूनिट एंड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, आप कह सकते हैं एनर्जी, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, एनर्जी इक्विवेलेंट टू एटॉमिक मास यूनिट, ये वी बना लीजिएगा थोड़ा, इक्विवेलेंट टू एटॉमिक मास यूनिट। कितनी एनर्जी इक्वल होती है एटॉमिक मास यूनिट के? तो देखिए, आप जानते हैं E इक्वल होता है mc² के अकॉर्डिंग टू दी एल्बर्ट आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस। अब स्टूडेंट्स यहां पर मास कितना है? मास मैंने पहले ही कह दिया है कि ये इक्वल है एटॉमिक मास यूनिट के, यानी कि 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अगर मैं ऐसा यूनिट्स में बात करूं तो स्टूडेंट्स एनर्जी कितनी होगी? मास आपके पास है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, और c² यानी कि 3 इंटू 10⁻8 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये एनर्जी किसके इक्वल हो जाती है आपके पास? अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो एनर्जी अभी आई है ये आपके पास जूल में आई है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये बन जाएगा 1.66 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 10⁻16, और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपकी मर्जी है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, 1.6 इंटू 10⁻13 से डिवाइड कर दिया। तो स्टूडेंट्स एनर्जी आपके पास आ जाती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस एनर्जी को आप डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं। इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है स्टूडेंट्स, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जब आप मास जिसकी वैल्यू है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, इसको कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में। केवल इतने से मास से इतनी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो सकती है। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके पास है न्यूक्लियर साइज। न्यूक्लियर साइज देखिए स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर साइज का जो एक्चुअली एक आइडिया था वो रदरफोर्ड ने ऑलरेडी दे दिया था। मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था 1911 में थ्रू, जब मैंने वहां पर बात की थी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की। तो वहां पर न्यूक्लियर साइज जो था वो कितना निकल के आया था, लगभग 1 फर्मी। हालांकि वहां हमने कहा था कि उसकी वैल्यू लगभग 40 फर्मी से लेस है। अब स्टूडेंट्स ये कोई एक बॉल की तरह तो है नहीं, जैसे कंसीडर एक बॉल है। अब ये तो आपको क्लियर दिख रही है कि इसकी बाउंड्रीज कहां तक है, लेकिन स्टूडेंट्स जब आप बात करते हो न्यूक्लियर साइज की तो आपको ये थोड़ी ना पता है, वो बॉल की तरह थोड़ी ना दिख रहा है कि आप बता सकते हो कि हाँ ये न्यूक्लियस है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसका मतलब न्यूक्लियस का जो साइज होता है, साइज इट इज नॉट प्रॉपर्ली डिफाइंड, इट इज नॉट प्रॉपर्ली डिफाइंड, प्रॉपर्ली डिफाइंड। लेकिन स्टूडेंट्स क्या होता है, इसके चारों ओर इंटरेक्शंस करने के बाद हमें यह पता चलता है कि इसका साइज जो होता है वो लगभग एक पर्टिकुलर वैल्यू के इक्वल होता है, जिसको 1 फर्मी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या सभी एटम्स का एटॉमिक न्यूक्लियस जो होता है वो सेम होता है? मेरे बोलने का मतलब है स्टूडेंट्स, जैसे गोल्ड का न्यूक्लियस जो है, और कंसीडर आपके पास एक और है कॉपर का न्यूक्लियस, क्या इन दोनों का न्यूक्लियस सेम होगा? या क्या हाइड्रोजन और हीलियम इनका न्यूक्लियस सेम होगा? स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के एटम में यहां पर एक प्रोटॉन होगा और एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन स्टूडेंट्स जब आप गोल्ड की बात कर रहे हो तो गोल्ड के न्यूक्लियस में बहुत सारे पॉजिटिव आयंस होंगे। कितने होंगे? बहुत सारे, इक्वल टू दैट ऑफ इट्स एटॉमिक नंबर। आप जानते हैं बहुत सारे पॉजिटिव आयंस होंगे, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जब पॉजिटिव चार्ज होगा स्टूडेंट्स तो जी क्या होगा यहां पर? जी क्योंकि डिफरेंट है, जब जी डिफरेंट होगा स्टूडेंट्स तो ये ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, यानी कि एटॉमिक मास ज्यादा होगा। एटॉमिक मास, एटम का मास ज्यादा आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो कैन यू से स्टूडेंट्स दैट जितने भी आपके पास एटम्स होते हैं उन सभी का जो
एटॉमिक मास होता है, क्योंकि वो डिफरेंट होता है, तो वो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे वो भी डिफरेंट होगी। क्या कहा मैंने स्टूडेंट्स? मैंने कहा कि वॉल्यूम ऑफ अ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ अ न्यूक्लियस इज, आप कह सकते हैं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास नंबर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास नंबर। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मास नंबर के। तो कैन यू से दैट वॉल्यूम दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास नंबर ए के। तो स्टूडेंट्स यहां से आप क्या कह सकते हो? यहां से आप ये कह सकते हो दैट आर क्यूब ये प्रोपोर्शनल है आपके पास ए के, क्योंकि बाकी सब कुछ तो कांस्टेंट है। और स्टूडेंट्स यहां पर रेडियस जो आ जाती है न्यूक्लियस की, ये प्रोपोर्शनल आ जाती है ए रेज टू दी पावर 1/3 के। मैंने यहां पर ए क्यूब को हटा दिया है, दूसरी साइड जाके वो क्यूब रूट बन गया है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स आर क्या है आपके पास? आर यानी कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड करती है, प्रोपोर्शनल है ए की पावर एटॉमिक मास की पावर 1/3 के ऊपर। तो आर की वैल्यू कितनी है? आर नॉट ए रेज टू दी पावर 1/3, ये आपके पास आ जाती है स्टूडेंट्स वैल्यू। अब यहां पर जो आर नॉट होता है ना स्टूडेंट्स, आर नॉट जो होता है ये एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट फॉर ऑल न्यूक्लियाइज, ध्यान रखिएगा, फॉर ऑल न्यूक्लियाइज, सभी न्यूक्लियाइज के लिए कांस्टेंट होती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स? आर नॉट की वैल्यू आपके पास होती है 1.2 इंटू 10 रेज टू दी पावर -15, यानी कि लगभग 1.2 फर्मी। सिमिलरली स्टूडेंट्स आर आपके पास क्या हुआ? आर हुआ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, और ये सभी न्यूक्लियाई की डिफरेंट डिफरेंट होंगी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। और ए नॉट क्या हुआ स्टूडेंट्स? ये है आपके पास मास नंबर, ये है आपके पास मास नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड, ये मास नंबर है न्यूक्लियाइड का। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। न्यूक्लियर साइज जो होता है वो एक्चुअल में प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन वेरियस एक्सपेरिमेंटल मेजर से हमें यह पता चलता है कि इसका साइज 10⁻⁻14 से 10⁻⁻15 मीटर के लगभग होता है। और जो एटॉमिक जो आपके पास न्यूक्लियर साइज होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होती है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स एक और टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, परहैप्स द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर। आई थिंक मैं इस सीरीज में, न्यूक्लियर की सीरीज में आपके लिए 5 या 6 लेक्चर्स लाने वाला हूं। विद इन 2 और 3 डेज हम इसको कवर करेंगे। वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा स्टूडेंट्स। इसमें मैं एक क्वेश्चंस की वीडियो भी लेके आऊंगा आपके लिए। तो नेक्स्ट है आपके पास न्यूक्लियर डेंसिटी। अब स्टूडेंट्स देखिए, डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि कंसीडर आपके पास ये मास है, ये न्यूक्लियस है, तो इसमें जो अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, कंसीडर ये मैं न्यूट्रॉन्स को इस तरीके से लिख रहा हूं, तो वो कितने डेंसली पॉपुलेटेड है, डेंसली पॉपुलेटेड। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स अगर हम बात कर रहे हैं अर्थ की, तो आपको पता होगा कि अर्थ कितनी डेंसली पॉपुलेटेड होती है। अर्थ जो होती है उसकी डेंसिटी भी काफी होती है स्टूडेंट्स, लेकिन चलिए देखते हैं यहां पर इसकी डेंसिटी कितनी है। तो स्टूडेंट्स डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या कह रहा हूं, सबसे पहले आप जानते हैं ये किसके इक्वल होती है। डेंसिटी हमेशा अगर आपने किसी भी चीज की कैलकुलेट करनी हो तो डेंसिटी इक्वल होती है स्टूडेंट्स मास बाय वॉल्यूम। अगर आप न्यूक्लियर डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, न्यूक्लियर डेंसिटी, तो न्यूक्लियर डेंसिटी किसके इक्वल होगी स्टूडेंट्स? न्यूक्लियर डेंसिटी इक्वल होगी न्यूक्लियर मास, न्यूक्लियर मास, और इसको डिवाइड कर लीजिए आप न्यूक्लियर वॉल्यूम से, न्यूक्लियर वॉल्यूम से। अगर आप मास को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो आपको डेंसिटी मिलेगी स्टूडेंट्स।
तो मान लीजिए आपने क्या कहा कि मान लीजिए ए आपके पास मास नंबर है और आर रेडियस है न्यूक्लियस की। मैं क्या कह रहा हूं स्टूडेंट्स, लेट एम, एम मैं यहां पर एक टर्म डिफाइन कर रहा हूं। एम क्या है स्टूडेंट्स, ये है एवरेज मास। क्या है ये, लेट एम इज इक्वल टू एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियन, एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियन। तो न्यूक्लियस का मास कितना आएगा स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, मास ऑफ न्यूक्लियस कितना आ जाएगा, आप क्या करेंगे एम से मल्टीप्लाई कर देंगे ए को, एवरेज मास जो है न्यूक्लियन का उससे मास कर देंगे एटॉमिक नंबर को। और स्टूडेंट्स अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कितनी होगी, आप जानते हैं वॉल्यूम जो न्यूक्लियस है उसको हम स्फेरिकल मान के चलते हैं, परफेक्टली स्फेरिकल नहीं होता बट फिर भी मान के चलते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां पर मैं आर की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर सकता हूं जो मैंने कैलकुलेट की थी। आर की वैल्यू थी स्टूडेंट्स आर नॉट ए रेज टू दी पावर 1/3 इसका क्यूब। तो वॉल्यूम कितनी आ जाएगी आपके पास, वॉल्यूम आ जाएगी 4/3 पाई आर नॉट क्यूब ए। इन दोनों को अगर मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूं तो न्यूक्लियर डेंसिटी किसके इक्वल आती है, न्यूक्लियर डेंसिटी इक्वल होती है एम ए डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर नॉट क्यूब ए से ए कैंसिल हो जाता है स्टूडेंट्स। तो न्यूक्लियर डेंसिटी जो होती है आपके पास ये इक्वल हो जाती है एम डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर नॉट क्यूब। यहाँ आप सारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर सकते हो। देखिए न्यूक्लियर डेंसिटी एम, इसकी वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स, 1 एटॉमिक मास 1.67 इंटू 10⁻⁻27। देन स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय 4/3, पाई की वैल्यू होती है 3.14 और आर नॉट की वैल्यू आपने कहा था 1.2 फर्मी 10⁻⁻15 का होल क्यूब। स्टूडेंट्स जब सब कुछ सॉल्व कर लेते हैं तो न्यूक्लियर की डेंसिटी आपके पास आती है 2.30 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आती है न्यूक्लियर की डेंसिटी, दिस इज न्यूक्लियर डेंसिटी। स्टूडेंट्स यहां पर आप चेक कर सकते हैं ये न्यूक्लियस की डेंसिटी बहुत ही ज्यादा लार्ज है, न्यूक्लियस डेंसिटी इज टू मच हाई। जो न्यूक्लियस की डेंसिटी है वो 10⁻17 ऑर्डर की है, मतलब ये आप ऑर्डिनरी मैटर जो होता है उसके कंपैरिजन में है। जैसे स्टूडेंट्स कंसीडर मैं वाटर से कंपेयर करता हूं तो वाटर की डेंसिटी तो आप जानते हैं कि कितनी होती है, 1 इंटू 10⁻³ होती है केवल, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर आपने मतलब 1 मीटर क्यूब का कोई कंटेनर बनाया तो उसमें कितने आपके पास मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, 10⁻3। और देखिए अगर आपने न्यूक्लियस बनाया तो न्यूक्लियस होगा 2.3 इंटू 10⁻17। इसका मतलब है कि ये जो डेंसिटी है वो बहुत ही ज्यादा हाई है स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान रखिएगा। एक चीज और नोट करने वाली है यहां पर, ध्यान रखिएगा कि जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है, न्यूक्लियर डेंसिटी स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट होती है ए के, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के इंडिपेंडेंट होती है, एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती है न्यूक्लियर डेंसिटी। तो आई होप स्टूडेंट्स इसमें कुछ आपको टॉपिक्स जो होंगे वो क्लियर हुए होंगे। मैंने यहां पर कोशिश की है कि आपको न्यूक्लियस का जो बेस है पहले वो समझा सकूं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं न्यूक्लियर फोर्सेस, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और भी उससे रिगार्डिंग जितनी चीजें हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा। तब तक स्टूडेंट्स ख्याल रखिए अपना, धन्यवाद।